सो वेलकम टू द चैनल। ये हमारा आज का पहला टेस्ट है। एग्जामिनेटर आसाम का पहला टेस्ट हमने हमारा जो ऑफिशियल चैनल है एग्जामिनेटर आसाम, वहाँ पर हमने इसको फ्री ऑफ कॉस्ट रखा था। आज पहला टेस्ट था, तो चलो इसका बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस वगैरह, इसका सॉल्यूशंस वगैरह करते हैं। एग्जाम चल रहा है गाइस, फिर भी टाइम निकाल के बना रहा हूँ, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। सो तुम्हें ये जो यहाँ पे जो क्वेश्चंस वगैरह है, मैक्सिमम ऐसे टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम में। तो चलो करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा, द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ऐसा सवाल अगर तुम्हें एग्जाम में दिखेगा तो तुम्हें क्या करना चाहिए, डायरेक्टली तुम्हें एग्जाम में आंसर स्ट्राइक करना चाहिए, क्योंकि ऐसे सवाल को एग्जाम में डिराइव करने का कोई टाइम है ही नहीं। तो तुम्हें जब जी का डायमेंशनल फार्मूला ऐसा दिखेगा एग्जाम में, तो क्या याद आना चाहिए, m-1 l3 t-2। जैसे कि मैंने इतना जल्दी लिखा, तो एग्जाम में तुम्हारा वैसे स्ट्राइक कर जाना चाहिए दिमाग में, और तुम ये इसको आंसर टिक करोगे। तो चलो पेन ले लेता हूँ, ये रहा आंसर, m-1 l3 t-2, ये आंसर हो गया। ऐसे बेसिक टाइप के सवाल आते हैं। हाँ, जो डिराइव करने के लायक है वो हम डिराइव करेंगे, जो रट्टा होना चाहिए वो होना ही चाहिए, ठीक है। उसको तुम्हें रखना है वो, यार कुछ नहीं कर सकते। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। क्या है, ये भी बहुत ही इजी सवाल है। A vehicle travels half the distance with speed v1 and the remaining half distance with speed v2। एवरेज स्पीड निकालने को बोला है। तो ऐसे सवाल में क्या है, डिस्टेंस देखो ना, क्या बताया, हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड दिस, माने यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस चल रहा है, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस चल रहा है विद डिफरेंट स्पीड, एक है v1 एक है v2। तो इस पे तुम एक शॉर्टकट वगैरह याद रख सकते हो। इसका आंसर ऐसा आता है 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। इसका आंसर बेसिकली तुम्हारा ऐसा ही आता है। मतलब ये एक केस हो गया ना, स्टैंडर्ड केस होता है। क्या होता है, जैसे कि मैंने बोला कि इक्वल इंटरवल मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना विथ डिफरेंट स्पीड। सो इसका तुम ये याद रख लो, ठीक है। ओके, सो इसका भी डन एंड डस्टेड। कौन सा होगा आंसर, ये रहा। ओके, सो आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं हम। क्या है क्वेश्चन, ये भी आसान सवाल है, बेसिक सा सवाल है। बॉल इज थ्रोन वर्टिकल अपवर्ड विद स्पीड ऑफ 20 मीटर्स पर सेकंड, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, निकालना क्या है, मैक्सिमम हाइट निकालना है। तो जैसे हम बॉल को फेंकते हैं, मैक्सिमम जैसे हम हाइट को सॉरी जैसे हम बॉल को फेंकते हैं, तो जो फाइनल वेलोसिटी होगा बॉल का, मान लो कि बॉल को यहाँ से ऐसे फेंका, तो बॉल यहाँ तक पहुँचा, तो यहाँ पे आके बॉल का वेलोसिटी वगैरह कितना होगा, 0 होगा। बट हमने यहाँ से फेंका है कितना से, 20 मीटर्स पर सेकंड। हाइट निकालने को बोला है, एकदम बेसिक सवाल है। यहाँ पे ये तुम ये लगा रहो ना, v² - u² इज इक्वल्स टू 2 इंटू a इंटू h। ये हाइट ही तो निकालना है। यहाँ पे साइन कन्वेंशन का खेला है बस। ऊपर में तुम क्या कर लो, पॉजिटिव मान लो, नीचे तुम नेगेटिव मान लो। क्या करोगे, वेलोसिटी ऊपर में है कितना है, 20 का स्क्वायर, क्या सही रहेगा। ये इनिशियल वेलोसिटी नहीं, ये फाइनल है, ये 0 रहेगा ना। ये होगा तुम्हारा इनिशियल, जो कि हमने पॉजिटिव ही लिया है। तो कितना होगा, माइनस, ये तो 0 हो गया, -20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे लगेगा, और हमने नीचे माइनस माइनस रखा है। ओके, कितना होगा, इंटू -10। ओके, माइनस को ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, -10 इंटू हाइट। तो ये होता है कैंसिल। फिर कितना होता है आंसर तुम्हारा निकल के, कितना आता है, हाइट कितना कितना आता है आंसर तुम्हारा, देखो तो 20 मीटर्स आता है ना कैलकुलेशन करने के बाद। ये रहा तुम्हारा आंसर, आसान है ना। Now let's move to the next question. If the position of a particle is given by this, the instantaneous velocity। एग्जाम में ऐसे ही सवाल आएगा। अगर इसको एग्जाम में चेंज किया जाए तो बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन निकालो। वो थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाएगा, मतलब पहले तुम्हें यू नीड टू फाइंड द वेलोसिटी, उसके बाद तुम्हें एक्सेलरेशन पे मूव करना होगा। एकदम आसान सवाल है, आई थिंक आई कैन स्किप इट, ठीक है। तो जो तुम वेलोसिटी निकालोगे उस पर टाइम पुट कर देना बस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, इतना ईजी भी नहीं है, टफ भी नहीं है। Projectile is fired at an angle 45 degree to the horizontal। ओके, रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज टू मैक्सिमम हाइट। यहाँ पे कुछ चीज़ मैं क्लियर करूँगा, जैसे कि कुछ फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर। यू नो, रेंज का फॉर्मूला क्या है, u² sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई g। ये रहा रेंज का फॉर्मूला। हाइट का फॉर्मूला क्या है, u² sin² थीटा डिवाइडेड बाई g। ये रहा हाइट का फॉर्मूला, सही रहे। फिर क्या निकालने बोला है, रेशियो, और वी नो कि r tan थीटा इज इक्वल टू 4h। हमने शॉर्ट नोट्स वगैरह दिया था, शायद तुमने अच्छे से सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है, रट्टा तुम्हारे लिया होगा, तो ये सब वहाँ पे लिखा हुआ है। तो निकालना क्या है, r/h, ये तो निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 4/10 थीटा। थीटा हमारे पास दिया हुआ है क्या है, 45 डिग्री। सो 45 डिग्री मतलब क्या होता है, 1 होता है। ओके,
सो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या है 4:1। देखो बहुत ही बढ़िया सवाल है। यहाँ से हमने रेंज और हाइट का जो फॉर्मूला है हमने रिवाइज कर लिया है। सो इट इज डन एंड डस्टेड। आफ्टर दैट जल्दी से मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r यूनिफॉर्म स्पीड v इज गिवन बाय। क्या है? सबको पता होता है v²/r होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होता है? v²/r। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉक ऑफ मास 5 kg स्लाइडिंग ऑन ए स्मूथ। स्मूथ बोला है, कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। विद एन एक्सेलरेशन 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स Ft। तो ऐसे टाइप का सवाल को कैसे सॉल्व करना है? नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स बोला है, फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसे होगा ना? कितना होगा? मास कितना है? 5, एक्सेलरेशन है 2। ठीक है, कितना होगा? 10 न्यूटन्स। ये रहा आंसर। उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये देखो एप्लीकेशन का सवाल है। न्यूटन्स क्या है? कौन सा चैप्टर है? लॉज ऑफ मोशन का एनएलएम का क्वेश्चन है ये। रिकॉइल ऑफ अ गन इज डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ, ये कौन सा है? कॉन्सेप्ट क्या है? देखो मैं बता देता हूँ। जो कि तुम्हारा जो बैकवर्ड जो रिकॉइल वेलोसिटी होता है, जो तुम्हारा बैकवर्ड जो रिकॉइल वेलोसिटी होता है, बेसिकली वो गन जो है ना, उसको बैलेंस, मैं इंग्लिश में बता देता हूँ कि द बैकवर्ड रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ अ गन इट बैलेंसेस, थोड़ा सा गड़बड़ है, सेवन फोर्टीन 720 में। तो चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। रिकॉइल ऑफ अ गन इज डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ, ये एनएलएम का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। एकदम कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल है। ये देखो इसमें कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये यहाँ पे मैंने डायरेक्ट बोल दिया कि तुम याद रखो, क्योंकि ये एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन है ना। After that, question number 9, a mass of 2 kg rests on a horizontal plane with a coefficient of static friction ये maximum frictional force that can act on the body कितना होगा? मैक्सिमम जो फ्रिक्शन होगा वो होगा स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन। कैसे हो जाएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू है 0.4, नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा mg मतलब मास वगैरह देखो है यहाँ पर 2 kg, मतलब कितना होगा? 20.4 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 8 न्यूटन्स। ये रहा आंसर। आसान सवाल को करते हैं। when a body moves down a smooth inclined plane of inclination theta, its acceleration along the plane is, उसको कैसे करना है? ऐसे करके एक ड्रॉ कर लेते हैं राफ डायग्राम। ठीक है, आसान है बहुत ही ज़्यादा। ये हो जाएगा तुम्हारा मास, कोई भी मास वगैरह होगा तो इंक्लिनेशन कितना बोला? थीटा बोला है। यहाँ पे कंपोनेंट वगैरह तोड़ेंगे हम। ठीक है, एम जी यहाँ पे होगा, तो वी नो जो बेसिक, ये तो एकदम बेसिक है ना, ये थीटा अगर है तो तुम्हें भी पता होगा कि ये थीटा है। ठीक है, तो कंपोनेंट वगैरह तोड़ो, एम जी कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पर, और इस तरफ हो जाएगा एम जी साइन थीटा। ठीक है, सो एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन जो कि नेट फोर्स है। सो यहाँ पर मास मास कैंसिल हो जाएगा, एक्सेलरेशन कितना आता है? जी साइन थीटा। ये रहा आंसर, बहुत ही ज़्यादा इजी था। The kinetic energy of a body becomes 4 times its initial value. The linear momentum of the body becomes, ये यहाँ पे पहले देखो क्या है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या होता है? 2m इंटू ये रहा काइनेटिक एनर्जी। फिर क्या करना है? बोला क्या है? द काइनेटिक एनर्जी जो कि फाइनल है इट बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू, मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल है इट इज़ 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये तो बता रखा है। सो कैलकुलेशन कैसे करना है इसको? तो मोमेंटम जो है न्यू मोमेंटम हम ऐसे लिखते हैं, मास तो सेम रहता है और न्यू काइनेटिक एनर्जी कितना हमें निकला है यहाँ पे तो हम न्यू काइनेटिक एनर्जी बिठाएंगे ना। सो ऐसे करके रहेगा 2 इंटू मास इंटू न्यू काइनेटिक एनर्जी कितना है? 4 इंटू 4 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना आता है? 2√2। ओके, कितना आता है? 2√2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये जो तुम्हारे पास यहाँ पे आया ये वैल्यू क्या था? यही तो है इनिशियल मोमेंटम। सो 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल मोमेंटम जो कि फाइनल मोमेंटम बनता है 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल मोमेंटम। हो गया, ये रहा आंसर। कैसे करना है? ए मशीन डिलीवर्स अ constant power p to a body of mass in starting from rest, the velocity of the body at time t is proportional to। तो ऐसे सवाल पे पावर वगैरह दिया है, हमें पता है पावर इज इक्वल्स टू एफ डॉट बी। उसके बाद फोर्स
फोर्स का कैसे लिखोगे तुम यहाँ पर, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन इज dv बाई dt, और यहाँ पे तो वेलोसिटी पहले से ही है, तो तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, पावर को ऐसे ऐसे कर लो ना, या फिर ऐसे देखो, पावर, ठीक है, डिवाइडेड बाय मास dt इज इक्वल्स टू v dv, ऐसे कुछ आता है। ये जब आएगा, क्योंकि हमें टाइम के साथ प्रोपोर्शनल निकालना है किसका, वेलोसिटी का, निकाल पाएंगे इसके लिए हमें वेलोसिटी वगैरह चाहिए आंसर पे। सो हम ऐसे क्या करते हैं, अभी इंटीग्रेशन करते, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अगर बोथ साइड को इंटीग्रेट हम करते हैं तो इस तरफ क्या हो जाएगा, पी बाई एम तो रह ही जाएगा, डी डी का इंटीग्रेशन टी रहेगा, और वी डी वी का क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई टू, ठीक है, ये रहता है। उसके बाद मतलब क्या है, v इज इक्वल्स टू टी हाफ होता है कि नहीं, आता है यहाँ से, देखो कितना ज़्यादा मज़ेदार सवाल है, क्वेश्चन इतना इजी भी नहीं है, टफ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, फोर्स F इतना है, एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल एंड डिस्प्लेस थ्रू ये द वर्क डन बाय द फोर्स। सो यहाँ पे वर्क डन निकालना है, एकदम सिंपल डॉट प्रोडक्ट का सवाल है, वर्क डन इज इक्वल्स टू F डॉट D, ऐसा होता है, ओके, आराम से निकाल पाओगे ऐसे कुछ। यहाँ पे फोर्स वगैरह है 2i कैप प्लस 3j कैप, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट 3i कैप प्लस 4j कैप, आराम से निकाल लोगे उसको। तो आंसर मैं बता दे रहा हूँ, उसका आंसर होगा तुम्हारा 18 जूल्स, ठीक है, निकाल पाओगे आराम से, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। कुछ कुछ सवाल तुम कर लो अच्छे से। फिर है, इन ए परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। पहले ऑप्शन देखते हैं, ओनली काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, नहीं ऐसा नहीं है, ओनली लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। हाँ, ये एक चीज़ याद रखो, इन ऑल टाइप्स ऑफ कॉलिजन, ठीक है, सभी टाइप्स के कॉलिजन में टोटल लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, ठीक है, बट काइनेटिक एनर्जी जो है उसका थोड़ा सा लॉस होता है, मतलब ये कॉन्सेप्ट नहीं रहता है इन केस ऑफ इन इलास्टिक कॉलिजन, ठीक है। हर तरह की कॉलिजन में तुम्हारा जो मोमेंटम है ये कंजर्व रहेगा, बट हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में कहते हैं कि इन इलास्टिक में ये कंजर्व नहीं रहेगा। सो आंसर ये हो जाएगा। देखो कॉन्सेप्चुअल सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम ऑफ मासेस 1 kg 2 kg आर दिस मीटर्स द पोजीशन ऑफ द सेंटर मास। यहाँ पे फॉर्मूला वगैरह लिख लो, एक्स सेंटर ऑफ मास क्या हुआ, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो लिखो, अभी फॉर्मूला पुट करते हैं अच्छे से। 1 होगा मास पहला वाला, ओरिजिन वगैरह लिख लो 0, फिर नेक्स्ट का m2 क्या है 2 इंटू कितना होगा 3 है कि नहीं, फिर 1 प्लस 2 द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द ओरिजिन। एक एक्सिस का निकालने से होगा, एक्स सेंटर ऑफ मास बस निकाल लो, वाई कोऑर्डिनेट का नहीं चाहिए, ओके। इसका तुम कर लो, कितना आता है तुम्हारा, आएगा 2 मीटर्स, ये रहा आंसर, ठीक है। फिर नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्या है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म थिन रॉड ऑफ मास m लेंथ l अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इज। भाई ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, क्या बोला है, रॉड का बोला है परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, ये तो हमें सबको फॉर्मूला पता होता है, ml स्क्वायर बाई 12, ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये होता है आंसर, इसमें कोई दिमाग लगाने वाला चीज़ है नहीं। टॉर्क इज मैथमेटिकली डिफाइंड एज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ किसके साथ, ये भी तुम्हें पता होगा ना, टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ, एकदम रट्टा होता है ये सब चीज़, आर क्रॉस एफ, ये रहा आंसर, मिल गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास m रेडियस r is rotating about its central geometric axis with angular velocity ओमेगा, इट्स एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला देखो, सब कुछ यहाँ पे क्लियर होता जाएगा तुम्हें। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू आई ओमेगा, और जो रिंग है फॉर अ रिंग जो कि अपने जियोमेट्रिक, सॉरी रुको बैठ गया है, फॉर अ रिंग जो कि अपनी जियोमेट्रिक एक्सिस पे मूव करता है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा बताओ तो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है कि नहीं। सो यहाँ पे जो तुम्हारा एल जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से पुट कर दो एम आर स्क्वायर, और क्या है ओमेगा, मिल गया आंसर, बहुत ही आसान है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस इज डबल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम बिकम्स, ये मैं सवाल नहीं करने वाला, एकदम आसान है, ये रहा, इससे तुम कर लो, आंसर क्या हो जाएगा मैं बता रहा हूँ, 1/4 द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g एट हाइट h इज इक्वल्स टू r। यहाँ पे फिर से तुम्हारा जो फॉर्मूला है वो रिवाइज हो जाएगा, देख लो अच्छे से। g डैश क्या होता है, g r r प्लस एच होल स्क्वायर, ऐसा कुछ होता है। दिया क्या है हमारे पास, ये फॉर्मूला तुम याद रख लो, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में।
तो हाइट इज इक्वल टू आर ऐसा कुछ दिया है। तो जी डैश तुम क्या लिखोगे, जी ऊपर में आर रहेगा और यहाँ पे 2r, ये कट गया g/2 है क्या, ऐसा है क्या, g/2 होगा क्या, नहीं होगा, रुको कुछ गलत किया है मैंने, यहाँ पर स्क्वायर नहीं किया था ना मैंने, r/2r, ये देखो यहाँ पे स्क्वायर, ये जो गलती मैंने यहाँ पे किया है, देखो मैंने जो यहाँ पे गलती किया है यहाँ पे, ये गलती तुम एग्जाम में कर सकते हो, जल्दबाजी में स्क्वायर पुट करना भूल जाते हो, फिर आंसर नहीं आता है, तो क्या हो जाएगा g/4, क्योंकि 2 का स्क्वायर हो जाएगा आंसर। ये एग्जाम में ऐसा गलती नहीं करना है मेरे जैसा, ओके। मैं एग्जाम नहीं देने वाला, तुम देने वाले हो। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द एस्केपिंग बॉडी। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला फिर से यहाँ पे रिविजन हो जाएगा, क्या है, 2gm डिवाइडेड बाई r, हो गया। यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिपेंड्स ऑन द मास, क्या यहाँ पे ऑफ द एस्केपिंग बॉडी, क्या तुम्हें यहाँ पर एस्केपिंग बॉडी का मास दिख रहा है, ये नहीं है एस्केपिंग बॉडी का मास, नहीं दिख रहा है ना, इट इज नॉट प्रोपोर्शनल, डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ये रहा, हो गया। इन एन एक्सपेरिमेंट द एरर, देखो कितने बढ़िया सवाल हमने रखा है, अच्छा लगा ना करके। इन एन एक्सपेरिमेंट द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 2%, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेटेड वॉल्यूम। देखो ऐसे सवाल में तुम्हें क्या टेस्ट करेगा, तुम्हें तो पता है ना एरर वगैरह कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे तुम्हें फॉर्मूला वगैरह चेक करेगा, जैसे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तुम्हें पता है कि नहीं कि इसका वैल्यू 4/3 पाई r³ होता है। तुम्हें सरफेस एरिया वगैरह भी पूछ सकता है ऑफ सिलेंडर, तो उसका तुम्हें फॉर्मूला आना चाहिए। तो इस बेसिस पर तुम आराम से कर लोगे ना, कितना हो जाएगा 3 डेल्टा r/r, सो 3 to 6, ये रहा, बेसिक सवाल है ये सब, बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, 2 वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, ठीक है, ऑर्थोगोनल, अभी ये देखो एग्जाम में इसी चीज़ में फंसोगे, ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है, ऑर्थोगोनल का मतलब यही है 90 डिग्री, 90 डिग्री होता है, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री है टू ईच अदर इफ, देखो ए डॉट बी, इसको कैसे क्या लिखते हो तुम, ए बी कॉस थीटा लिखते हो ना, लिखते हो, तो अगर किसी के बीच में 90 डिग्री है तो कॉस 90 डिग्री क्या हो जाएगा, जीरो होता है, डॉट प्रोडक्ट तो जीरो आएगा यार, ठीक है, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकंड थर्ड, अच्छा ये फर्स्ट सेकंड 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 थर्ड सेकंड, ऐसे सवाल में तुम एकदम मतलब जो स्टैंडर्ड चीज़ें हैं तुम याद रखते हो ना, ये है 1:3:5, तुम याद रखते हो, फर्स्ट सेकंड 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 थर्ड सेकंड, आई थिंक यू नो इट, ये सब बेसिक सी चीज़ें हैं जो तुम्हें याद रखना होता है, ये रेशियो ऐसे कंटिन्यू होता जाता है, फिर 9 आता है ऐसे करके। फिर सो क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं, क्या है, ए बॉम्ब एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इनटू 2 अनइक्वल पीस, द 2 पीसेस फ्लाई ऑफ, बोल रहा है कि इनिशियली रेस्ट में था तो फाइनली भी रेस्ट में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे तुम लगाओ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो अगर ये तुम लगाते हो तो तुम्हें ये सेम डायरेक्शन पे मूव नहीं करेगा, दे विल मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शंस विथ अनइक्वल स्पीड, बोला है इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर मास, हाँ ये होगा आंसर, कैसे होगा देखो मैं दिखाता हूँ ना, m1v1 प्लस m2v2 ऐसे करके है, और ये ज़ीरो हो जाएगा। फिर वेलोसिटी जो 1 है इसका 2 पीसेस फ्लाई ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये स्पीड वगैरह यहाँ पे बता रखा है, सो स्पीड बता रखा है, बट यहाँ पे ऑपोजिट लगा दिया, मतलब वेलोसिटी है, स्पीड और डायरेक्शन एक साथ आके तुम्हारा वेलोसिटी बनाता है, सो वेलोसिटी ऐसे अगर तुम निकालते हो तो क्या होता है, माइनस m2/m1 एंड v2, तो देखो इसके साथ मैच खा रहा है कि नहीं, वेलोसिटी मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन तो है ही, विद स्पीड्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर मास, देखो v1 अगर है तो यहाँ पर मास उल्टा हो जाएगा m2/m1, ये रहा आंसर तुम्हारा, बढ़िया सवाल है, इतना इजी भी नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखो, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्ट्रेच्ड स्प्रिंग इज दिस, ये रहा, if the spring is stretched twice as much its potential energy increases by a factor, फॉर्मूला हाफ इंटू के एक्स स्क्वायर ही होता है, तो के वगैरह तो ये तो कांस्टेंट ही है, यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, और एक्स डैश जो है ये हमें पता है, ये दुगना बोला है ना, ट्वाइस एच मच, तो 2x, सो क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर मतलब 4 गुना, ये रहा आंसर। द यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यार ये सब नहीं बोलते,
ये सब नहीं पूछते हैं, सब डायरेक्ट रट्टा होना चाहिए एग्जाम में। तुम एग्जाम में जाके डिराइव मत करने बैठना कि चलो देखते हैं क्या आता है आंसर, ये होगा आंसर केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, रट्टा होना चाहिए एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ इतना सेंटर में पूछ रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। फॉर्मूला देख लो ना, पोटेंशियल सेंटर में कितना होता है, कितना होता है तुम्हें याद होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कितना होता है तुम्हारा सेंटर पे पोटेंशियल 3/2 Gm/r, क्या यही होता है? 3/2 मतलब 1.5, ठीक है, 1.5 होता है। और ये जो है यहाँ पे माइनस लगेगा, ठीक है, 1.5 माइनस ऑफ Gm/r। और यहाँ पे जो Gm/r है यही तो तुम्हारा सरफेस वाला है, पोटेंशियल एट सरफेस। और यहाँ पे देखो V इज एक्चुअली द पोटेंशियल एट सरफेस, तो आंसर हमारे पास निकल गया, देखो 1.5 V। फिजिकल क्वांटिटी x is given by this, if the errors in A and B are this maximum percentage error, नहीं निकालूंगा मैं इसे, नहीं निकालूंगा, इजी है बहुत ही ज़्यादा। द एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ रिप्रेजेंट्स, ये भी तुम्हें पता है ना, फोर्स क्या क्या पूछ रखा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एफ डॉट डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन मतलब क्या क्या आएगा, वर्क डन, ये रहा आंसर। आसान है ये सब, ऐसे ऐसे सवाल में तुम्हें एकदम भी टाइम नहीं लेना एग्जाम में, डायरेक्ट एक झटके में सॉल्व होना चाहिए। उसके बाद है सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m and radius r rolls down an inclined plane without slipping, its moment of inertia but its axis of symmetry is, इसको सॉल्व करते हैं। चलो फॉर्मूला रिवाइज करा देते हैं, पहले क्या होगा, क्या होगा, हाफ इंटू एम आर स्क्वायर, यही आंसर है, आसान है, फॉर्मूला बेस्ड है। ये देखो बहुत ही बढ़िया सवाल, केपलर सेकंड लॉ इज अ कंसीक्वेंस ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ, ये सब फॉर्मूला बताने वाली चीज़ें नहीं है, ये सब कॉन्सेप्चुअल सी चीज़ें हैं जो कि तुम्हें शॉर्ट नोट्स पे मिला होगा। क्या है, एंगुलर मोमेंटम, यही तो है कंजर्वेशन। ऐसे करके बहुत सारे सवाल हैं, आई थिंक तुमने कर लिया होगा, तो चलो यहीं पे रखते हैं, एटलीस्ट फिजिक्स खत्म कर देते हैं क्या, चलो ज़्यादा है भी नहीं। द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, फार्मूला फिर से रिवाइज कराऊंगा मैं, कितना होता है, फोर्स कितना होता है, ये तुम्हें रटा होना चाहिए आंसर, ये तुम्हारा ml-1 तुम्हें पता होगा सॉल्व करते समय, बट मैं यहाँ पे डिराइव करूँगा प्रॉपर बकायदा, ठीक है, ईटा एरिया dv/dx। तो यहाँ पर तुम्हारा जो ये आएगा, तो आएगा f, फिर तुम्हारा एरिया आएगा यहाँ पर dv/dx। तो अभी फोर्स का तुम यहाँ पे बिठा दो, एरिया का बिठा दो, dv/dx का बिठा दो, तो यही आता है। टाइम नहीं है इतना ज़्यादा सॉल्व करने का, बट ये तुम याद रखो, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डायरेक्ट उठ के आ जाता है एग्जाम पे। एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी, देखो यहाँ पे सिर्फ आंसर वेलोसिटी 0 है, ऐसा नहीं बोला है, ओके, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा देखो बढ़िया ऑप्शंस रखा गया है। देखो एट द हाईएस्ट पॉइंट, पहले बात बोला है कि एक्सेलरेशन 0 होता है, नहीं होता है यार, वेलोसिटी नॉन जीरो, ये नहीं होगा, एक्सेलरेशन 0 नहीं, कैसे होगा भाई, जितने ऊपर चले जाओगे 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 एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट ब्रो, माइनस जी ही होता है, ये रहा आंसर, खत्म। if the kinetic energy of a body is equal to its momentum numerically, what is the velocity of the body, यहाँ पे फिर से हाफ इंटू एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू मोमेंटम के इक्वल कहा है, ये सब मैं नहीं करने वाला हूँ, आसान है, कर लेना आंसर ये है, इसको इक्वेट करके ही तो करना है। फिर एस्केप वेलोसिटी का सवाल क्या है, द रेशियो ऑफ द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट क्लोज टू द अर्थ सरफेस टू द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ, फिर से फॉर्मूला रिवाइज करा देते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है, √Gm/r, और एस्केप वेलोसिटी थोड़ी देर पहले ही बताया, 2√2Gm/r, इसका रेशियो वगैरह लो रेशियो क्या था, 1:√2 तो आता है, ऐसा सवाल आता है एग्जाम में, हाँ ऐसे आता है, आसान आसान सवाल आएंगे जो तुम गलत करके आओगे। कार मूविंग एट स्पीड, ये कैन बी स्टॉप्ड by brakes after a minimum distance of 4 meter if the same car moves at 80 kilometers per hour, the minimum stopping distance, फिर से मैं फॉर्मूला रिवाइज कराऊंगा, यहाँ पे स्टॉपिंग डिस्टेंस का क्या होता है, u²/2a, मतलब s is directly proportional to u², तो यहाँ पर तुम कैसे कैलकुलेट करोगे, हाँ यहाँ पर तुम कैसे कैलकुलेट करोगे, बोला क्या है, स्पीड को डबल किया गया ना, स्पीड पहला था 40 किलोमीटर पर आवर, अभी स्पीड चल रहा है 80 किलोमीटर पर आवर, मतलब 2 गुना हो गया स्पीड, 2 गुना। सो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगा तुम्हारा,
S2/S1 इज इक्वल्स टू U2/U1 ऐसे करके स्क्वायर कर लेते हैं। सो फाइनल वाला निकालना है स्टॉपिंग डिस्टेंस, तो S2 इज इक्वल्स टू फाइनली कितना है 80/40 स्क्वायर इंटू पहले कितना था 4, 4 4 16 होगा आंसर। ये रहा, आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो अगर ऐसा सवाल तो मैं बोलता हूँ कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो तुम्हें क्वेश्चन में मिला है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो तुम कंजर्वेटिव फोर्सेस वगैरह भी पढ़ो ना, एक साथ ऐसे करके रिवाइज कर ले क्वेश्चन को। सो आंसर क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स तुम्हारा नॉन कंजर्वेटिव है, ये सब कंजर्वेटिव है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ग्रेविटेशनल स्प्रिंग ये सब कंजर्वेटिव है। तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सेंट्रीपिटल जो फोर्स है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वगैरह है ना, ये परपेंडिकुलर लगता है। ओके, ये परपेंडिकुलर लगता है, जो कि थीटा तुम्हारे पास 90 डिग्री होता है। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा। जो डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स है उसके बीच में एंगल है 90 डिग्री, तो ज़ीरो। हमें ये रट्टा भी होता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो कि वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स ये ज़ीरो ही होता है। कैसे होता है मैंने दिखा दिया, क्योंकि 90 डिग्री होता है एंगल डिस्प्लेसमेंट और सेंट्रीपिटल फोर्स के बीच में। द डायमेंशंस ऑफ एनर्जी डेंसिटी आर आइडेंटिकल टू दैट ऑफ एनर्जी डेंसिटी, मतलब एनर्जी बाय वॉल्यूम। अभी तुम इसको करो, एनर्जी का क्या है ml² T-2 ये है, और तुम्हारे नीचे लग जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब L क्यूब। सॉल्व करो, ये L नीचे आएगा ml-1 T-2। मेरे को लग रहा है ये प्रेशर का है ना, प्रेशर का। तो हो गया तुम्हारे पास फिजिक्स का एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने सॉल्व कर दिया है सारे क्वेश्चंस। ठीक है।